जी दोस्तों, आज बात करते हैं सर्बिया देश के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वाई इंडियंस आर गेटिंग डिपोर्टेड फ्रॉम सर्बिया। इसके मेजर कोज क्या होते हैं, डिपोर्टेशन से कैसे बचा जा सकता है, ये सब चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, आज की लंबी होगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको सर्बिया के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सर्बिया जो कंट्री है वो यूरोप की बहुत खूबसूरत कंट्री है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन या शेंजन का पार्ट नहीं है। इसके अलावा इसके बारे में अगर बताऊं, सर्बिया दुनिया में बाय रैंक 3 आता है वर्ल्ड वाइड, जो रास्पबेरी फ्रूट होता है उसकी प्रोडक्शन और एक्सपोर्टेशन में। अगर हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महान साइंटिस्ट जो मेरे खुद के पर्सनली फेवरेट हैं, निकोला टेस्ला, उनका जो जन्म था यहीं पे हुआ था। अगर मैं बात करूं टेनिस की, बाय रैंक नंबर 1 यहाँ के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविक वर्ल्ड वाइड। वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में अगर फिर से वापस जाएं, तो जो रोमन एम्पायर था, दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एम्पायर था, जो उसके 17 टू 18 जो सम्राट थे वो भी सर्बिया से थे। चलिए अभी मुद्दे की बात करते हैं कि इंडियंस फेस क्यों कर रहे हैं डिपोर्टेशन। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सर्बियन एम्बेसी जो दिल्ली में बेस्ड है उसका वेब पेज है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 2017 में इंडियन गवर्नमेंट और सर्बियन गवर्नमेंट के बीच एक एक्ट पास होता है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्रेंस दी जाएगी सर्बिया में। तो 2017 में ये इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में अपने इंडियंस सर्बिया विजिट करते हैं एज अ टूरिस्ट। लेकिन होता क्या है, जाते बहुत लोग हैं लेकिन एग्जिट बहुत कम लोग करते हैं, वापस बहुत कम लोग आते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लोग क्या करते हैं जो इंडिया में है, वो यहाँ पे एजेंट को पैसा देते हैं 10-15 लाख कि हमें किसी न किसी तरीके आप यूरोप में पहुँचा दो, इलीगली या लीगली, बस हमें यूरोप पहुँचना है। तो इंडिया के जो एजेंट्स होते हैं तो वो इन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सर्बिया में एंट्रेंस दिलवाते हैं। वहाँ पे उनके जो बंदे होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स, बेसिकली जिनको डोंकी लगवाने वाले बोला जाता है, डोंकर बोला जाता है, वो डोंकी लगवाते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं इलीगली। तो 2017 के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ पे जो बॉर्डर पे इंडियंस लोग जाते थे वो इलीगली क्रॉस करते थे बॉर्डर सर्बिया का, टू रीच अदर यूरोपियन कंट्रीज, जैसे कि हंगरी। हंगरी का बॉर्डर सर्बिया के साथ लगता है। ऐसे ही 6-7 कंट्रीज और है, जैसे कि बोस्निया, कोसोवो, क्रोशिया, मोंटेनेग्रो। तो क्या होता था, वो लोग जो वहाँ सर्बिया में बैठे होते थे, वो लोग कोई 2,000 यूरो लेता था, कोई 3,000 यूरो लेता था, और वो बॉर्डर इलीगली क्रॉस करवाते थे। लेकिन जब इनको पता चला कंट्रीज़ को कि बहुत ज़्यादा इलीगली क्रॉसिंग हो रही है, तो इन्होंने बॉर्डर फोर्स अपनी बढ़ा दी। तो हंगरी ने भी बढ़ा दी और इन्होंने भी बढ़ा दी, सर्बिया वालों ने और कंट्रीज़ ने भी बढ़ा दी। तो उसके बाद बहुत टफ हो गया वहाँ से क्रॉस करना। तो मैं बेसिकली किसी को भी ये चीज़ रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस करें, क्योंकि ये राइट वे नहीं है। आप 10-15 लाख इंडिया में एजेंट्स को देते हो, या फिर जो सर्बिया में डोंकर बैठे हैं, इन दोनों के लिंक होते हैं आपस में। आप इनको इतना पैसा देते हो 10-15 लाख कि हमें बॉर्डर क्रॉस करवा दें। एक तो आपकी जान खतरे में होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मरते हैं। ये डेथ रूट है बेसिकली। जैसे कि पहले मोरक्को से बाय सी जाते थे स्पेन में, लोग कितने लोग मरे हैं अपने, पंजाबी खास करके। बेसिकली मैं भी पंजाब से हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आप प्रॉपर वे में जाएं, ऐसे मत कीजिए। क्योंकि सर्बिया जो है या कोई भी कंट्री है, उसके पास एक डाटा होता है कि कितने लोग हमारी कंट्री में एंटर हुए हैं और कितनों ने एग्जिट किया है, कितने वापस गए हैं। तो उनको भी पता चलता है कि बहुत लार्ज संख्या में लोग आते हैं लेकिन वापस नहीं जाते हैं। तो
आगे क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है डिपोर्टेशन से, ये मैं बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए, जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं, जो यूरोप में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बाद में बताऊंगा कि आप कैसे यूरोप में जा। जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो क्या पूछते हैं आपसे इमिग्रेशन वाले, उसके ऊपर आता हूँ मैं। इमिग्रेशन वाले आपसे पूछते हैं कि आपके पास प्रूफ ऑफ फंड क्या है, फिनेंशियल सपोर्ट क्या है। तो आपके पास अच्छा खासा आप कैश कैरी कीजिए जो आपके टूर को सपोर्ट कर सके। क्योंकि अगर आप उनको अपना बैंक अकाउंट दिखाओगे, जब बोलोगे कि मैं कार्ड यूज़ करूँगा, जब मोबाइल में अपना अकाउंट दिखाओगे, मे भी वो आप पे यकीन ना करें, वो बोले हमें क्या पता आपका है या किसी और का है। तो इससे अच्छा है आप थोड़ा कैश कैरी करें अपने पास। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आप 2-4 कंट्रीज़ में नहीं घूमे हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री पहले बना लीजिए, फिर आप सर्बिया में जाएं घूमने के लिए। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत मस्ट है अभी। कोविड के बाद हर कंट्री मांगती है इसको, ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। रिटर्न फ्लाइट टिकट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप वन वे टिकट लेके जा रहे हो तो वहाँ की जो इमिग्रेशन है उसको डायरेक्ट 100% वो श्योर हो जाएंगे कि ये बंदा वापस नहीं जाने वाला, इसलिए इसने वन वे टिकट करवाई है। तो बोथ वेज टिकट टिकट आपके पास होनी चाहिए। होटल रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि होटल रिजर्वेशन का क्या है कि आप हॉस्टल में रहने वाले हो या होटल में रहने वाले हो, तो उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे रहने वाले हो, और आपको भी पता होना चाहिए कौन सी स्ट्रीट पे मेरा होटल है या हॉस्टल है। तो और कितने दिनों के लिए आपने बुक किया है अपने टूर के हिसाब से। इसके अलावा ट्रैवल आइटनरी, डे टू डे प्लान, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट डे मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेकंड डे यहाँ पे जाऊँगा, वहाँ की जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो आपको पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ सर्च कीजिए बेस्ट प्लेस टू विज़िट देयर। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से है वहाँ पे, उसके ऊपर अच्छे तरह से रिसर्च करें, फिर उसके बाद आप जाएं। इमिग्रेशन की हमेशा तैयारी करके जाएं, आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हो, वो आपसे कुछ भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनकी, जो लोग जाना ही चाहते हैं यूरोप में किसी भी तरीके से, वो बोलेंगे कि हमें जाना ही जाना है यूरोप की कंट्री में। तो उनके लिए क्या तरीका है लीगल वे में। लीगल वे में यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई स्किल्ड वर्क जानते हो, आपके अंदर कोई स्किल है जैसे कि प्लम्बर, फर्नीचर कारपेंटर हो गए अपने, या मेसन का काम जानते हो, या आप कोई इलेक्ट्रिशियन जॉब कर रहे हो अभी, तो ऐसे जो स्किल्ड पोजीशंस में काम है, उसी में अगर थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी डिपार्टमेंट से हैं या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो बहुत सी जॉबें हैं ऐसी। तो वो तो आते हैं स्किल्ड। तो स्किल्ड के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स की ऑप्शंस है, नॉर्वे में भी है, इटली में भी है, पुर्तगाल, माल्टा, ऐसे बहुत सी कंट्री है, लिथुआनिया, पोलैंड, जो आपको स्किल्ड वर्क वीज़े देते हैं। इसके अलावा सीजनल वर्क परमिट निकलते हैं हर साल। 9 महीने का वीज़ा रहता है, 1 साल का वीज़ा रहता है, जो आपका फ्रूट पिकिंग का होता है, जैसे वीज़े होते हैं उनको सीजनल वीज़ा बोला जाता है, जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड हो सकता है, फार्मिंग के रिलेटेड होता है, या फिर नॉर्वे में जैसे वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में फ़िश प्रोडक्शन होती है, तो वो भी सीजनल वर्क में आ जाता है। जो तीसरी ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि अगर आप अपनी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बना ले 1.5-2 साल में, आप 10-12 लाख देते हो, 15 लाख, उससे अच्छा आपका 3-4 लाख में अच्छा आप घूम भी लोगे 3-4 कंट्री, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। उसके बाद आप अपना शेंजन वीज़ा किसी अच्छे वीज़ा असिस्टेंट से, जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे असिस्टेंस ले सकते हो। तो प्लीज़ राइट वे में कीजिए, लीगल वे में कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए इस मामले में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो। तो प्लीज़ अपने घर वालों का पैसा मत बर्बाद कीजिए, अपनी जान रिस्क में मत डालें।
इसके बाद जो अभी मैं बोलूँगा वो पंजाबी में बोलूँगा अपने पंजाबी भाइयों के लिए। ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਬਾਰਡਰ ਟਪਾ ਦਿਓ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਥ ਰੂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 12-15 ਲੱਖ ਏਜੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ, ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।